हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। जैसा कि हम लोग एसएसटी की सीरीज चला रहे थे, एसएसटी में हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। अर्थशास्त्र चालू किया था और अर्थशास्त्र में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ये है अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। जैसा कि एक प्रॉब्लम हो रही थी, पहले जो वीडियोस थे उसमें सिर्फ आंसर डिस्प्ले होता था, क्वेश्चन आपको नहीं दिखता। तो अब यहाँ से अब हर वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ साथ में आंसर भी। फर्स्ट सेकंड थिंग जो प्रॉब्लम हो रही थी, इस जितने भी आपके क्वेश्चन उनको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अब मैंने पीडीएफ के लिए क्या किया है कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, जो इसका लास्ट पार्ट होगा उस लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक एक चैप्टर का मैं आपको वहां पे पीडीएफ की लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे लिंक पे क्लिक करते ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझना। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये रहा हमारे नोट्स, अगर विजुअल हो आपको तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसे 3 मेजरली पार्टों में बांटा गया है। मतलब जो हमारे देश में वर्किंग हो रही है, कई सारे रोजगार है, कई सारे वर्क हैं, उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, है ना। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब ये तीनों क्षेत्र में कैसे कैसे वर्किंग है आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र की ओर। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है ये पूरी तरीके से कृषि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब आप सीधा अपने माइंड में एक मैप बनाइए कि गांव की बातें हो रही है, जहां पर खेती, पशुपालन, गाय पालना, बकरी पालना, मुर्गी पालना, इन सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार और, खेती और पशुपालन, अगर इसे कलेक्ट कर दिया जाए तो क्या बनती है? कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। अगर कोई कहे कृषि प्राथमिक क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है, तो कहोगे प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंदर प्राथमिक क्रियाओं को किया जाता है या फिर प्राकृतिक चीजों का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन किया जाता है। अगर सिंपल और डीप में आपको समझाना मैं चाहूं तो आप डायरेक्ट प्रकृति से रिलेट करके चीजों को बनाते हैं। जैसे कि अनाज यानी कि फसल उगाना, वो प्रकृति से रिलेटेड है ना। जैसे कि पशुपालन करना, वो भी प्रकृति से रिलेटेड है। वो कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज थोड़ी जो फैक्ट्री में बन जाएगी। जब तक नेचर साथ नहीं देगा आप प्राथमिक क्षेत्र में वर्क नहीं कर सकते। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र आपको क्लियर हो रहा है? अब बढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्र। देखिए, घूम फिर के सब जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे प्रकृति के ऊपर। यानी कि सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड होंगे? प्रकृति के ऊपर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। अब जरा समझिएगा द्वितीयक क्षेत्र क्या है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है हमारा विनिर्माण। क्या आता है? विनिर्माण, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी उत्पादन हुआ है उसका दोबारा से प्रोडक्शन करना। जैसे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में मान लो गेहूं को उगा दिया गया, है ना, गेहूं उगाया गया, ये कौन सा वर्क हुआ? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर उसी गेहूं को मैं फैक्ट्रियों में ले जाऊं, उसे पिसवा दूं और उसे सिर्फ वो आटा बना दूं, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि हमने जो प्राथमिक क्षेत्र में उगाया उसे हमने विनिर्माण करके उसे द्वितीयक क्षेत्र में ले आए। तो क्या आपको प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र समझ में आ रहा है? द्वितीयक क्षेत्र में आएंगी हमारी फैक्ट्रियां, जो प्राथमिक क्षेत्रों के वस्तुओं का यूज करके कुछ प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? जो सामान यहां से वहां ले जाना। ये बस एक एग्जांपल है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं उगाया गया, तो अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो भी परिवहन की जरूरत होती है। या फिर मान लो अनाज, उसे आटो में पैक कर दिया गया, आटा को पीस के उसे पैकेटों में पैक कर दिया गया, तो उसके बाद भी क्या होगा कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन का यूज करेंगे। तो आप समझते हैं कि जो परिवहन है, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से डायरेक्टली क्या हुआ है? रिलेट करता है। ठीक है, इतनी बातें हुई चैप्टर के बारे में। होप आपको चैप्टर माइंड में बैठ गया होगा, चैप्टर रिलेट किस चीज से। मैंने कहीं हर बार कहा है कि एसएसटी के लिए क्या करना है? सिर्फ चैप्टर को समझना है। एक बार चैप्टर का नाम क्लियर हो गया आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र में फैक्ट्री यानी कि विनिर्माण में आता है, और तृतीयक क्षेत्र में आती है आपकी सेवाएं। सेवाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि परिवहन सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, पोस्ट की सेवाएं, डाक की सेवाएं, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें, और स्कूल्स, यहाँ तक कि टीचिंग भी किसमें आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में कोई आपको एक वस्तु नहीं देता, कोई भी विजुअल चीज नहीं देता, सिर्फ एक सेवा देता है, एक सर्विस देता है। जैसे कि टीचिंग करके भी सामने वाला आपको सिर्फ सर्विस दे रहा है, ना कि कोई प्रोडक्ट। तो आपको 3 सेक्टर क्लियर हो गए, तीनों क्षेत्र क्लियर हो गए। थोड़ा सा और चैप्टर में डुबकी मारते हैं। अब चैप्टर में जरा समझेंगे तो इन कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। जब हमारे देश में कार्य हो रहे हैं तो कितने भागों में हो रहे हैं? 2 भागों में। एक ऐसे काम जिसे सरकार चला रही है और एक ऐसे काम जिसे हम लोग खुद चला रहे हैं। तो जो सरकार द्वारा चलाया जाता है उसे कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र। तो पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। तो ये रहा सार्वजनिक क्षेत्र।
तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या होता है? सबसे पहले परिसंपत्तियों पे सरकार का डायरेक्टली नियंत्रण होता है। पहले एक एग्जांपल रखो, जो हमारा स्कूल है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। अब देखना सारे वर्ड आप रिलेट करते जाओगे। सबसे पहले स्कूल में जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या होती है, उस पर किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का नियंत्रण होता है। चाहे वो बेंचे हो, बिल्डिंग हो, टीचर्स हो या जितनी भी असेट्स हो, सब पे किसका कंट्रोल रहता है? सरकार का कंट्रोल रहता है। तो इतना समझ में आया हम लोग को कि सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि जो टीचर्स आते हैं वो किससे पैसे लेके आते हैं? सरकार से पैसे लेके आते हैं। थर्ड थिंग, उनका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। क्या हॉस्पिटल जो स्कूल बने हुए हैं, क्या उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना? नहीं, वो तो आपसे फीस भी नहीं लेते। और फीस के नाम से अगर कुछ सरकारी स्कूलों में 9th के बाद कुछ फीस ली जाती है तो बहुत कम होती है ना। 20 रुपए या 60 रुपए 3 मंथ के होते हैं जो 9th के बाद आपको पे करने होते हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं। तो कुल मिला के सार्वजनिक क्षेत्र का हमने क्या सीखा? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण हो, सरकार सारी सर्विस दे, उसके बाद उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना हो। अब बस अपने माइंड में एक एग्जांपल रख लीजिए स्कूल का, आप सारे पॉइंट याद कर पाएंगे। सेम ऐसा एग्जांपल आप हॉस्पिटल्स का भी ले सकते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है। आपको पता है जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, अगर उसमें कोई बंदा वर्क कर रहा है तो उसके रोजगार की सुरक्षा है, मतलब उसे कोई भी निकाल नहीं सकता। तब आप भी सोचते हैं काश एक सरकारी नौकरी होती। क्यों सोचते हैं सरकारी नौकरी के लिए? क्यों? क्योंकि वहां पे सुरक्षा है, आपको कोई भी निकाल नहीं सकता और वहां पे बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की क्या होती है? सुरक्षा। और लास्ट पॉइंट है हमारा, संवैधानिक छुट्टियां भी दी जाती हैं। संवैधानिक छुट्टियां कुछ फिक्स छुट्टियां होती है जो आपसे कोई भी ले नहीं सकता। आपको कुछ फिक्स छुट्टियां दी जाती है और जितना पहले बताया गया कि भैया आपको इतना काम करना है, आपको उतना ही काम करना पड़ेगा, आपसे कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम करवाएगा नहीं। बढ़ते हैं हम किसकी ओर? निजी क्षेत्र की ओर। कहां पे? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा, प्राइवेट सेक्टर। ऐसे सेक्टर जो नॉर्मल लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर सार्वजनिक क्षेत्र याद है तो निजी क्षेत्र भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं, ये देखिए आपके सामने, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व, यानी कि जो परिसंपत्तियां होंगी उस पर प्राइवेट कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल नहीं होगा। या तो किसी कंपनी का कंट्रोल होगा या किसी एक इंडिविजुअल बंदे का कंट्रोल होगा। सेकंड, सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अगर निजी क्षेत्र है जिसका ऊपर कंट्रोल है वही सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। अगला पॉइंट, अधिकतम लाभ कमाना। निजी जो सेक्टर है, देखो जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें क्या हो रहा था? जो गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी? सामाजिक कल्याण करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। लेकिन जो निजी क्षेत्र होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, उनका मेन, जैसे कि एग्जांपल ले लो प्राइवेट स्कूलों का, उनका मेन मोटिव नॉलेज देना नहीं, मेन मोटिव फीस लेना होता है। तो कुल मिला के अधिकतम लाभ कमाना और उनका उद्देश्य होता है। अगला, रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसे आपके पिताजी अगर प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, नॉर्मल जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जॉब का कोई फिक्स नहीं होता, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और उसके बाद कोई फिक्स छुट्टियां भी नहीं होती, उन्हें कभी भी वर्क पे भी बुला लिया जाता है। तो होप आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला आपके सामने क्वेश्चन है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान बताइए। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान। अगर एग्जाम में आया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में डिफरेंस बताने के लिए तो भी बता लोगे, कॉलम बनाना है, एक तरफ ये लिख देना, हो जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। बढ़ते हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान लिखिए। अब सबसे पहले समझना, रोजगार ये जो है बात, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। तो सरकार, जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में बेरोजगारी, हर देश में बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी का मतलब जो बंदा लायक है काम करने को, उसे काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्या किया सरकार ने? कुछ प्लान्स लेके आई। सरकार ने कहा कि अगर आपको जॉब नहीं मिल पाती, तो हम दिलाएंगे, हम बैठे हम दिलाएंगे, ऐसा सरकार कहती है। इसलिए वो एक नियम लेके आई जिसे कहा गया राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि गारंटी देते हैं रोजगार। इसके अंदर होता क्या है? ये कहते हैं कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, आप हमारे पास आइए, हम आपको क्या करेंगे, 365 दिनों में से पक्का है कि 100 दिन का रोजगार तो हम आपको देंगे ही देंगे। और अगर नहीं दे पाए तो हम उसके बदले आपको कुछ पैसे देंगे। हम उसके बदले क्या करेंगे, आपको घर बैठा के कुछ पैसे देंगे। बट ये पैसे बहुत कम होते हैं, ऐसा मत सोचिए आप घर बैठे बहुत मजे से जी लेंगे, बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो सरकार कहती है कि हम कुछ पैसे देंगे, उस पैसे को ही कहा जाता है बेरोजगारी भत्ता। और उसके बाद क्या होता है, आसपास के इलाके में काम मिलता है। अब क्या होता है, ये तो हमारी ज्ञान की बातें हो गई, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। तो ये रहा आपका, ये बगल में, एक बार पढ़ना चालू करते हैं शुरुआत से।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। जैसे मैंने आपको समझाया, वो 365 या 366 दिनों में से आपको गारंटी देंगे भी 100 दिन तो पक्का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर वो ना दिला पाए रोजगार, तो अगर नहीं दिला पाए आपको रोजगार, तो वो उसके बदले आपको कुछ पैसे देंगे और उस पैसों को कहा जाएगा बेरोजगारी भत्ता। उसके बाद अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोजगार कहीं भी दे देंगे, आपके या तो गांव में आपको रोजगार दिया जाएगा या गांव के आसपास के एरिया में रोजगार दिया जाएगा, जहां वो आप आसानी से रीच यानी कि पहुंच सको। अगला है 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। तो जैसा कि हमेशा आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जगह जगह जैसे महिलाओं के लिए भी कुछ सीट आरक्षित की जाती है, तो यहाँ पर 1/3 का मतलब होता है कि अगर टोटल 300 पोस्ट है तो 100 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है कि उस पर सिर्फ महिलाओं का ही होगा। ये बस इसलिए किया जाता है ताकि हमारी महिलाओं को भी बराबरी का मौका मिल सके जो हमारे गाँव में दबी पड़ी है। आगे बढ़ते हैं, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार देना सरकार के पास एक और मुश्किल है। हमारे पास गरीब मतलब गरीबी ज्यादा है, तो क्या कहते हैं, एक तो गरीब हुआ और गरीबों में भी जो ज्यादा गरीब है उनको ये दिया जाता है ताकि वो आसानी से अपना जीवन बिता सके। ये तो बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा कृषि क्षेत्र के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमारा कृषि है, यानी कि जो गांव में खेती है, पशुपालन है, उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप खुद ही सोचो। आप खुद कहोगे तो भैया बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो जमीन नहीं है, सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता, सामान रखने की जगह नहीं है, अनाज उगाए तो बिकता नहीं है, कभी ज्यादा हो जाता है, कीटनाशक की प्रॉब्लम, ये वो। तो ये सारी प्रॉब्लम देखो, कई सारे एसएसटी के क्वेश्चन आप खुद से आंसर कर सकते हो सिर्फ सोच के। अब आंसर पढ़ो, इसलिए मैं कहता हूँ रीडिंग क्या करो। रीडिंग करने से क्या होता है कि आपकी मेंटेलिटी बढ़ती है और कई सारे क्वेश्चन आप अगर नहीं भी पढ़े हुए रहोगे ना, तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप अपने आप से आंसर लिख दोगे और पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है असिंचित भूमि। पहली प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, असिंचित भूमि। असिंचित भूमि मतलब ऐसी भूमि जहां सिंचाई नहीं हो रही, सिंचाई मतलब पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो भूमि असिंचित है, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, आय का उतराव चढ़ाव। जो हमारे कृषक होते हैं, है ना, जो हमारे किसान होते हैं, उनके जो आय होती है वो फिक्स नहीं होती, जो उनकी इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती। कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है, और कभी कभी इतनी बुरी हालत हो जाती है, अगर मान लो फसल खराब हो गई तो बताओ ना, पूरे पूरे साल बिना किसी इनकम के जीना पड़ता है। सोचो कितना मुश्किल होता होगा, पूरे साल आपके पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, कर्ज का बोझ। गांव इलाकों में क्या होता है कि एक तो पहली बात मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन की। अगर बंदे पे एजुकेशन है ना, तो बेशक वो कृषि का वर्क करे, ऐसा नहीं कृषि का वर्क खराब है, आप करें वर्क, बट आपके पास अगर एजुकेशन है तो आपको कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता और आपको बेमतलब के कर्ज में कोई नहीं दबा सकता। तो ज्यादातर किसानों के साथ यही होता है, उन्हें कर्ज के बोझ के तले दब जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार उन्हें नॉलेज नहीं होती कि आखिरकार मेन बात क्या है। अगला, मौसम के बाद पहले कोई नौकरी नहीं, ठीक है। एक फिक्स मौसम होता है, जैसे अगर उन्हें खेती करना है, मान लो उन्हें धान उगाना है, तो धान उगाने के लिए क्या चाहिए, बहुत बारिश चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो क्या होता है, वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही पॉसिबल हो जाता है। तो मौसम से पहले और मौसम के बाद वो क्या होते हैं, बेरोजगार रहते हैं। या फिर मान लो उन्होंने लगा दिया, उन्होंने खेती कर दी, खेती करने का तो वो थोड़ी करेंगे कि वो पकड़ के उगाएंगे, वो तो खुद ही उगेंगे, तो बाकी टाइम वो बेरोजगार ही रहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, कृषि कटाई के बाद तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर। देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको थोड़ा सा डीप समझाता हूँ, ठीक है। ये तो एसएसटी होती रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि किसान आंदोलन कर देते हैं, जैसे अभी भी आंदोलन चल रहा है, मैं उस आंदोलन से नहीं रिलेट कर रहा, कई सारे जो पहले आंदोलन होते थे कि उन्हें क्या होता था कि उन्हें रेट नहीं मिलता था जितना वो अनाज उगाते थे। जैसे उन्होंने टमाटर उगाया तो व्यापारी से 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 70 पैसे, 80 पैसे रुपए किलो ऐसे खरीद लेते थे। फिर आप सोचोगे यार, हम जहाँ खरीदने जाते हैं मार्केट में, वहां तो बहुत महंगा मिलता है, 40 रुपए, 45 रुपए ऐसे मिलता है, इससे भी महंगा मिलता है। तो आखिरकार ये डिफरेंस आता कहां से? मेन फंडा सिर्फ स्टॉक का है। देखो जब किसान उगाते हैं अनाज को तो उनके पास बहुत ज्यादा अनाज हो जाता है ना, वो उतना अपने पास स्टोर नहीं रख पाते। तो जैसे वो कटाई करते हैं ना, उनका मेन पहला मकसद होता है कि इस अनाज को जैसे भी बेचा जाए। और जो वो होते हैं ब्रोकर्स होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसानों के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपका अनाज खराब हो जाएगा, आप हमें कम दामों में बेच दो। अब देखो किसानों के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, ना वो अपने पास रख सकते हैं, ना वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे भी उनका बिकता है वो बेच देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग ब्रोकर, क्या करते हैं कि वो अपने पास बचा के रख लेते हैं। ये मार्केट में सामान को कुछ दिन नहीं आने देते। जब मार्केट में सामान कुछ दिन नहीं आता तो क्या होता कि मार्केट में ऑटोमेटिक रेट बढ़ने लगता है और फिर वो अचानक से स्टॉक खोल देते हैं, उनका सारा स्टॉक महंगे रेट पे बिक जाता है
है ना। 1 रुपए वाली चीज 40-40 रुपए में किलो में बिकती है। इसका मतलब समझते हो, 1,000 का 40,000 हो जाता है सीधा। यानी कि अगर 1,000 इन्वेस्टमेंट करके 39,000 का फायदा, इतना तगड़ा फायदा कमाते हैं ये लोग। इसे ही कहा जाता है ब्लैक मार्केटिंग। तो इन्हीं चीजों से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, कई बार उन्हें भंडार गृह प्रोवाइड करती है, बट वो भी सही तरीके से उन्हें नहीं मिल पाता। भंडार गृह प्रोवाइडेड होता है, वो वहाँ अनाज रखते हैं, वो अनाज भी खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ देखभाल अच्छी नहीं हो पाती। तो ऐसे करके कई सारी प्रॉब्लम्स आती है किसान के पास। तो वही हमारा लास्ट वाला पॉइंट था कि कृषक कटाई के बाद तुरंत बाद स्थानीय व्यापारी को अपना अनाज बेचने के लिए क्या रहते हैं, मजबूर रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंच गई इसी के ऐसा करेंगे, थोड़ा सा बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं ताकि अच्छे से कवर हो सारी चीजें, है ना। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। सो फ्रेंड्स, बाकी सारी जो वीडियो हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक होगी। किसकी लिंक होगी, प्लेलिस्ट की। आप प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर क्लिक होगी हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, सारा हिंदी मीडियम में। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और उसमें जो जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया आपको सारी वीडियो वहां पर मिल जाएगी। और एंड स्क्रीन यानी कि वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो अभी दिखने लगी होगी। सो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ।